हेलो एवरीवन, आज हम नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया यूनिटरी है या फिर फेडरल है, मतलब इंडिया में किस तरीके का सिस्टम पाया जाता है। अब फेडरल और यूनिटरी किस तरीके का इंडिया में सिस्टम है उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। फेडरल और यूनिटरी में मेजर डिफरेंस ये होता है कि किसी भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में किस तरीके के रिलेशंस हैं। उन रिलेशंस के नेचर के आधार पर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती हैं, टू सिस्टम होते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में लॉ मेकिंग पावर है, दोनों के पास में लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर है, दोनों के पास में खुद के अपने फंड हैं, दोनों के पास में खुद की अपनी पावर्स हैं, तो समझ लो उस कंट्री में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और अगर किसी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही लॉ मेकिंग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही सारी की सारी पावर्स हैं, तो वहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ काम करते हैं कि सेंटर ने जो लॉ बनाए उन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वर्क देगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो होती है यूनिटरी। तो फेडरल और यूनिटरी के बारे में जब हमने बेसिक डिफरेंस किया तो हमने पाया कि इंडिया ना तो कंप्लीटली फेडरल है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है। मतलब सारे के सारे फीचर्स इंडिया में ऐसे नहीं है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पावरफुल हैं, और ना ही इंडिया में सारे फीचर्स ऐसे हैं कि इंडिया प्योरली यूनिटरी है, मतलब सारी की सारी पावर्स सेंटर के पास हैं। तो फिर इंडिया है क्या? इंडिया एक क्वासी फेडरल है। क्वासी का मतलब होता है लिटिल, फेडरल का मतलब होता है टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल मतलब इंडिया लिटिल फेडरल है, मोर यूनिटरी है। इंडिया फेडरल भी है और इंडिया यूनिटरी भी है, लेकिन इंडिया में जो ज़्यादातर फीचर्स हैं वो यूनिटरी के हैं, मतलब सेंटर जो है उसको मोर पावरफुल बनाया गया है। ये मेजर रीज़न है। अब इसका मेन कारण क्या है कि सेंटर को इतनी पावर क्यों दी गई? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हम फ्री हो रहे थे, फ्रीडम हम गेन कर रहे थे, उस समय हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम अपने आप से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे और खुद की फ्री कंट्री बनाएंगे। लेकिन कैसे तैसे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया के साथ लेकर के आए। तो समय के साथ में हमेशा ये लगा कि हो सकता है कि ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से अलग होने की बात करें, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये भी नहीं है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको पावर्स ही नहीं है। हमने हमारी सरकमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग जो भी हमने वर्ल्ड से बेस्ट स्ट्रेटजीज को अपनाया था, उसमें इंडिया के अकॉर्डिंग क्या चीज़ फेवरेट है उसके अकॉर्डिंग कैसे उसमें चेंज करके उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो ये हमने पाया कि इंडिया क्वासी फेडरल है। ठीक है, अब इंडिया क्वासी फेडरल है तो हम दोनों लेवल पे बात करेंगे कि इंडिया में फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं और इंडिया में यूनिटरी सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडिया में फेडरल सिस्टम के भी फीचर्स हैं और यूनिटरी सिस्टम के भी फीचर्स हैं। हम दोनों को डिसाइड करके, दोनों को डिस्कस करके फिर लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के पास में मोर यूनिटरी इंडिया कैसे है। तो पहले फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम की बात करते हैं। पहले हम फेडरल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक फैक्ट्स देखेंगे, इंडिया की बात बाद में करेंगे। फेडरल होता क्या है? आप इस स्टोरी से, इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करो कि किसी फैमिली में पेरेंट्स हैं और उनके दो बच्चे हैं, राम एंड श्याम। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड किया जाए दोनों ही बच्चों के बीच में, लेकिन दोनों बच्चे ऐसे ना हो कि समय के साथ में एक दूसरे का जो पार्ट है उसको एनक्रोच कर ले, उसको छीन ले। इसके लिए पेरेंट्स क्या डिसाइड करते हैं कि वो एक विल तैयार करवाते हैं। अब विल भी ओरली नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। पेरेंट्स ने सोचा कि समय के साथ में राम और श्याम जब बड़े होंगे तो दोनों एक दूसरे के एनक्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने रिटन विल लिखवाई। अब रिटन विल लिखवाने से भी कुछ नहीं होता, जो रिटन विल लिखवाई उसमें यह भी लिखवाया कि
कि राम एंड श्याम दोनों यूनिलैटरली कभी भी इस विल को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। मतलब राम को अगर विल को चेंज करवाना है तो श्याम की कंसेंट लेना आवश्यक है, और अगर श्याम विल को चेंज करवाना चाहता है तो राम की कंसेंट लेना बहुत आवश्यक है। अब ये जो चीज है, ये बात हो गई, विल प्रॉपर्टी अच्छे से बंटवारा हो गया, दोनों के पास में रिटन चीजें आ गई, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको आप पॉलिटिक्स सिस्टम में, जो फेडरल सिस्टम है उसमें आप इसको अप्लाई करो। ये इंडिया है, इंडिया में जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये हो गया सेंटर और ये हो गया स्टेट्स, दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, दोनों एक दूसरे की पावर्स को ना छीन सके, इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। और ना सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसको रिजिड भी बनाया गया है। मतलब सिर्फ अकेला सेंटर अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता, ना फिर स्टेट अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता। और इसके अलावा देखो, रिजिड बनाने से ही कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव किया जा रहा है सेंटर के द्वारा या स्टेट्स के द्वारा, तो उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक जुडिशरी भी होनी चाहिए जो नज़र रखे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है इंडिया में। तो ये हमने स्टोरी के थ्रू समझा। अब अच्छे से एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो ये फेडरल सिस्टम के इंडिया में कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, यूनिटरी और फेडरल में अगर आप डिफरेंस की बात करोगे तो अगर ऐसा बोला जाए कि किसी भी कंट्री में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो इसके ऊपर डिसाइड नहीं होता, इसके ऊपर डिसाइड नहीं होता कि वो यूनिटरी है या फेडरल है। जो कंट्री यूनिटरी है वहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट होंगे। बस सेंटर के पास में लॉ मेकिंग पावर है, स्टेट के पास में नहीं है। मतलब दोनों के बीच में अगर डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है तो वो यूनिटरी फीचर्स में आएगा। तो फेडरल और यूनिटरी दोनों में ही 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन जो फेडरल है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। तो इंडिया में क्या है, क्या डिवीजन ऑफ पावर्स? यस, इंडिया में है। शेड्यूल 7 में डिसाइड किया गया है, 3 लिस्ट बनाई गई है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में ये डिसाइड किया गया है कि किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा। सेंट्रल लिस्ट में जो लॉज हैं उनके ऊपर सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो पार्ट दिए गए हैं उस पर स्टेट लॉ बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में जो पार्ट हैं, जो हिस्से हैं, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ऊपर दोनों मिलकर के लॉ बनाएंगे। इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए फेडरल सिस्टम के लिए, वो इंडिया में है, सेंटर एंड स्टेट। और उसके बाद में दोनों में होना चाहिए डिवीजन ऑफ पावर्स। दोनों के दोनों सेंटर और स्टेट अपनी जो पावर्स हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर को गेन करेंगे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा होना चाहिए, रिटन होनी चाहिए। तो इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये फेडरल फीचर्स, ये हम क्या देख रहे हैं, ये इंडिया में फेडरल फीचर्स जो हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कुछ चेंज हो तो उस पर ध्यान रखने के लिए इंडिया में इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। मतलब क्या समझ में आया? इंडिया में जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की आप बात करते हो ना, वो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट नहीं है, वो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसी का पार्ट है। जैसे कि आप यहाँ समझो, हमारे यहाँ पर ऐसे है, लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास में भी है, स्टेट के पास में भी है, लेकिन जो जुडिशरी है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। मतलब सेंटर के लिए भी सेम जुडिशरी और स्टेट के लिए भी सेम जुडिशरी। तो इस तरीके की इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होने से कुछ नहीं होता। जब हमने ये स्टोरी डिस्कस की तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन विल आपने लिख ली तो कुछ उसका मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग इस विल को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से फेडरल फीचर्स में ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 5 एरियाज ऐसे हैं जिनको अगर आपको चेंज करना है तो 2/3 मेजोरिटी से
मतलब स्पेशल मेजोरिटी से ये सेंटर में पास होने चाहिए ये बिल, और उसके बाद में मोर देन 50% जो स्टेट्स हैं वो अपने इन बिल के ऊपर अपनी सहमति दें, तब जाकर के ये बिल पास होंगे। मतलब इससे क्या समझ में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। और जब किसी चेंज को चेंज करना इतना आसान नहीं है, मतलब वो अपनी रिजिडिटी को मेंटेन करता है, और रिजिडिटी को अगर मेंटेन कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो फेडरल है। तो आर्टिकल 368 के तहत हमारे इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाता है। फर्स्ट एरिया है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में हमने देखा था डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो, अगर इस एरिया को अकेला सेंटर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले, सेंटर डिवीजन ऑफ पावर्स में 3 लिस्ट हमने देखी हैं। 3 लिस्ट में अगर सेंटर अकेले के पास में पावर हो कि सेंटर इन 3 लिस्ट को चेंज कर सकता है, तो सेंटर क्या करेगा, जो सेंटर लिस्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ला देगा स्टेट लिस्ट से। अकेला ऐसा कोशिश कर लेगा ना सेंटर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शेड्यूल 7 में चेंज करना है तो पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में इस बिल को पास करना है, और फिर मोर देन 50% जो स्टेट्स हैं उनकी आपको सहमति लेनी होगी। अब स्टेट जो हैं वो कैसे अपनी पावर को डाइल्यूट करना चाहेंगे, वो क्यों अपनी पावर को सेंटर को देना चाहेंगे, तो इस तरीके से जो मतलब बिल पास होते हैं उनको पास करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जब जो एमपी हैं वो चुन करके आते हैं तो उनमें चेंज कर लिया जाए। जैसे कि आप किस आधार पर करते हो, अभी हमारे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है वो जिस तरीके से होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें चेंज कर दो, जैसे कि एमपी चूज करने का वे चेंज करने की, जैसे एरिया वाइज बना लिया जाए, मतलब एरिया के हिसाब से। जो राजस्थान है, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का, और बहुत सारे स्टेट हैं वो छोटे हैं लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन वाले एरिया को छोड़ करके आप एरिया वाइज जो कंस्टिट्यूएंसी हैं उनको डिसाइड करो तो राजस्थान को तो ज़्यादा फायदा होगा ना। राजस्थान में तो एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर तो ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी बनेगी, मतलब कम पॉपुलेशन पर ही एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। लेकिन कंपैरिजन अगर हम यूपी और बिहार से करें तो यूपी और बिहार में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या को एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। तो क्या कराया जाएगा कि बहुत सारे स्टेट जिनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी पावर है, जो पार्टी है वो क्या करेगी, इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग एमपी लाने की कोशिश करेगी, कहाँ पर, सेंटर में, और जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी चेंज करने का कोशिश करेगी। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट अगर इसमें चेंज करना हो तो पहले पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से चेंज करवाना होगा, और फिर मोर देन 50% जो स्टेट्स हैं उनकी आपकी सहमति लेनी होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 एंड 55। आर्टिकल 45 और 55 में बताया गया है कि हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें भी चेंज करना है तो आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162। आर्टिकल 73 रिलेटेड है सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब लॉ इम्प्लीमेंटिंग की जो पावर है उसमें चेंज करना, और ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल 241 ये है यूटी में जो हाई कोर्ट होते हैं उनके बारे में, और आर्टिकल 279 ए क्या है, ये है जीएसटी काउंसिल, मतलब एक टैक्स जो पूरे इंडिया के लिए है। तो इनमें भी अगर आपको चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से बिल पास होना चाहिए, उसके बाद में मोर देन 50% जो स्टेट हैं वो अपनी एक्सेंट दे। नेक्स्ट है चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5। पार्ट 5 है यूनियन से रिलेटेड, और यूनियंस में चैप्टर 4 है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। चैप्टर 5 और पार्ट 6 रिलेटेड है स्टेट से, और इसमें चैप्टर 5 रिलेटेड है हाई कोर्ट से। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 जो है सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन, और चैप्टर 1 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड है। तो देखो इसके आधार पर इन सब में अगर आपको चेंज करना है तो सेंटर और स्टेट दोनों का अप्रूवल लेना होगा। अब देखो क्या किया जा सकता था कि
इन सब के ऊपर इन सबको बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप आर्टिकल 368 को ही बदल दो ना। आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन डाला गया है कि इन सारे पार्ट्स को बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी और मोर देन 50% स्टेट की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, इसको चेंज कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 5वां इसका पार्ट है ना, वो आर्टिकल 368 स्वयं खुद है। मतलब आर्टिकल 368 में भी अगर आपको चेंज करना है तो पहले स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में वो बिल पास होना चाहिए और फिर आपको मोर देन 50% से ये पास करवाना चाहिए। ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया कैसे फेडरल है, इंडिया में जो फेडरल पॉइंट्स हैं वो कैसे कैसे हैं, इंडिया अपने फेडरल फीचर्स को किस तरीके से मेंटेन करता है। तो ये हमने इंडिया के फेडरल फीचर्स की बात की। अब इंडिया का जो फेडरल फीचर्स है उसके लिए बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी होता है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर फेडरल सिस्टम की आप बात करते हो ना तो एक बेंचमार्क है, उसमें है यूएसए में हार्ड फेडरलिज्म पाया जाता है। मतलब वहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में बिल्कुल क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स है। इसके आधार पर बेंचमार्क की अगर बात करें फेडरल सिस्टम में तो यूएसए है। तो इंडिया में तो यूएसए के अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं। जैसे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग है, लेकिन इंडिया में तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में सेंटर और स्टेट के अपने अपने सुप्रीम कोर्ट होते हैं, इंडिया में तो सिंगल और इंटीग्रेटेड, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी पाई जाती है। यूएसए में सेंटर और स्टेट के अपने अपने इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इंडिया में तो जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करवाता है और वो ही इलेक्शन कमीशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन करवाता है। तो इस आधार पर आप ये बोल सकते हो कि इंडिया में हार्ड फेडरलिज्म नहीं पाया जाता है। मतलब हमने फेडरल फीचर्स को भी लिया है और यूनिटरी फीचर्स को भी लिया है। अब उन दोनों को हमने ब्लेंड किया है अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग इंडिया की जो सर्कमस्टेंसेस थी उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंडिया को सूट करेगी। इंडिया इस चीज़ का जवाब इस तरीके से देता है कि कौन सी कार ज़्यादा बेस्ट होती है, ऐसी कार जिसकी फिक्स्ड रूफ हो या फिर कन्वर्टेबल रूफ हो। तो जो कन्वर्टेबल रूफ जिसकी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बेस्ट होगी। जैसे कि अगर आपकी जो कार की रूफ है, छत है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कभी ओपन कर सकते हो, कभी बंद कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो मान लो अगर सनी डे है तो आप क्या करोगे, अपनी रूफ को बंद कर लोगे। और अगर वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, सुहावना है, रेनी सीजन है, तो आप क्या करोगे, जो हवाएं हैं बहुत अच्छी चल रही है तो रूफ को ओपन कर लोगे। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो फेडरल सिस्टम को लेकर के इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है ना वो बहुत ही यूनिक है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। यूनिक फेडरल सिस्टम इंडिया मेंटेन करता है। हम समय के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रिजिड फॉलो करते हैं कि जो बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं है। हम हमारे जो पीपल्स हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नहीं बनाया था कि हमें हमारे कंट्री को गवर्न करना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया था कि जो हमारे पीपल्स हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, जिनको काफ़ी एट्रोसिटीज, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी ब्रिटिश रूल के दौरान, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कभी भी हर्ट ना हो, उनको हम रेगुलर सर्व करें और एक बेस्ट जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो उनको प्रोवाइड करवाया जा सके ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये हमने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के जो फेडरल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के जो यूनिटरी फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।